हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 30 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को लिखने के सिंटैक्स पर विचार कर रहे हैं कि आखिर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम डॉस बॉक्स में हम कैसे लिखेंगे। ऐसे असेंबली लैंग्वेज में सीधे असेंबली कोड को रन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको असेंबलर का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने पर्सनल कंप्यूटर में अगर असेंबली प्रोग्राम को रन करना, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, कैसे हम उसको प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स रूल। असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसका सिंटैक्स रूल फिक्स है। जैसे स्पेस आफ्टर ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड मीन्स इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन के बाद आप स्पेस देंगे। यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं, हर इंस्ट्रक्शन के बाद हमने स्पेस दे रखा है, तो आप भी स्पेस देंगे। ऑपरेशन कोड, देन ऑपरेंड, और बीच में स्पेस होना चाहिए। वन ऑपरेंड मस्ट बी रजिस्टर। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि दो डेटा है तो दोनों ही डेटा में एक रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे ऑपरेंड के तौर पर, और दूसरा हम डेटा की बात करते हैं। जैसे अगर प्रोग्राम हम लिखते हैं, मान लेते हैं हम ऐसा लिखते हैं कि ए एंड जेड, अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों कांस्टेंट को एक साथ यूज नहीं करेंगे असेंबली कोड में, या दोनों न्यू नंबर को भी हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एम ओ वी मतलब दो ऑपरेंड आप नहीं देंगे, एक रजिस्टर होना चाहिए। ये हमारा कहने का मतलब है। और उसके साथ साथ वन ऑपरेंड मस्ट बी रजिस्टर, एक रजिस्टर होना चाहिए, एक डेटा आप मूव करेंगे। और दूसरा, ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ सेम साइज। अब एक बात यहाँ भी देखना पड़ता है, डेटा साइज। आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में आपने इस्तेमाल किया है डेटा के साइज का। जैसे इंटीजर को इंटीजर से शिफ्ट करते हैं, या कॉपी करते हैं, या ऑपरेट करते हैं। फ्लोट के लिए अलग, मतलब डेटा का साइज जो है, साइज को भी यहाँ भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ सेम साइज। साइज के बदले में अगर रजिस्टर की हम बात करें तो AX ये 16 बिट है, AL 8 बिट है, AH 8 बिट है। तो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लिख देते हैं AX और यहाँ वैल्यू दे देते हैं हम AL, मतलब AL के डेटा को AX में या A के जगह पर अगर हम BX कर दें तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये 8 बिट है और ये रिप्रेजेंटेशन 16 बिट का है। तो 16 बिट के डेटा को आप 8 बिट में या 8 बिट को 16 बिट में मूव करने की कोशिश गलती नहीं करेंगे। यहाँ डेटा साइज का विशेष ध्यान रखना होगा। कॉमा बिटवीन ऑपरेंड, ऑपरेंड के बीच में आप रजिस्टर और ऑपरेंड का इस्तेमाल करते हैं तो बीच में कॉमा जरूर लगाएं, ताकि दोनों सेपरेट हैं, ये हमारे असेंबलर को पता चल जाएगा। ये सिंटैक्स रूल है। और कमेंट स्टार्ट विथ सेमीकोलन। देखिए प्रोग्राम में जहाँ भी सेमीकोलन से हमने लिखा है वो एक्चुअल में कमेंट लाइन है। पहला लाइन आप देख लें, यहाँ भी देख लें, वेरिएबल डिफाइंड, या ये रेड में हमने लिखा है, जिसके पहले सेमीकोलन है वो कमेंट लाइन है। कमेंट लाइन आप जानते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में भी आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कमेंट का रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। वहाँ पर हम स्लैश, बैक स्लैश की बात करते हैं, डबल स्लैश की बात करते हैं, स्टार स्लैश की बात करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कमेंट लाइन के करेंगे। कमेंट लाइन का मतलब है कि असेंबलर उस लाइन पर ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो यहाँ भी देखिए हमारे पास अलग अलग कमेंट लाइन है, वो कमेंट लाइन इग्नोर कर दिया जाएगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो ये सिंटैक्स रूल है जिसको आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेंगे, और आपको कोई समस्या ना हो इसको आप समझते रहेंगे। अब खास करके दो रजिस्टर हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये रजिस्टर है, पहला एक्यूमुलेटर, आप जानते हैं, और दूसरा है डेटा रजिस्टर। एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर क्यों महत्वपूर्ण है इसको प्रोग्रामिंग में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम लिखने का तरीका आपका क्या होगा। जैसे प्रोग्राम का नाम आप यहाँ कमेंट लाइन में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप देखिए डॉट से ही, डॉट यहाँ हमने नहीं लिखा है, आपको प्रोग्राम में भी डॉट से ही स्टार्ट करना है। ये ध्यान में रखेंगे, जब भी आप एडिट में जाएंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो डॉट से स्टार्ट करें। डॉट मॉडल,
ये मॉडल डायरेक्टिव है, स्टैक डायरेक्टिव, डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव और कोड सेगमेंट डायरेक्टिव। ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ये भी ध्यान, इनका पोजीशन भी फिक्स है कि पहले आप मॉडल लिखेंगे। अब मॉडल में हमने लिखा है स्मॉल। मॉडल का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए स्टेट मॉडल डायरेक्टिव है, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि हमारे प्रोग्राम का एक्चुअल साइज़ क्या होगा। एक्चुअल मतलब मैक्सिमम या मिनिमम की बात नहीं करते, हमारा एक लाइन का प्रोग्राम होगा तो एक ही लाइन स्पेस चाहिए, लेकिन उसके लिए स्पेस एलोकेशन की बात होगी तो मिनिमम कितना स्पेस आप हमें देंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग फॉर्म है। पहला है टिन्नी। टिन्नी बोलता है कोड और डेटा दोनों मिला करके लेस देन और इक्वल टू 64K। 64K डेटा और कोड दोनों मिला करके अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं स्पेस, जैसा कि जो कि हम करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो हम यहाँ पर स्मॉल के जगह पर टिन्नी लिख सकते हैं। स्मॉल लिखने का मतलब है कि कोड हमारा 64K से बिलो होगा और डेटा भी हमारा 64K से बिलो होगा। हमारा मतलब चाहे कोड की बात करें या डेटा सेगमेंट की बात करें, इनका साइज 64K से बड़ा प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे। तो बेहतर है हमने यहाँ पर स्मॉल रखा है, आप टिन्नी भी रख सकते हैं। बिगिनर के लिए टिन्नी भी सफिशियंट है। इसके बाद मीडियम। मीडियम बोलता है कि कोड एनी साइज का हो सकता है लेकिन डेटा हमारा 64K से बिलो होगा। मतलब हमारा कोड भले ही बहुत लंबा चौड़ा हो, हमारे डेटा का साइज हमें लेस देन 64K है। कॉम्पैक्ट अगर हम लिखते हैं तो कोड का लिमिटेशन 64K होगा, डेटा किसी भी साइज का हो सकता है। और लार्ज का मतलब डेटा हमारा किसी भी साइज का हो सकता है, कोड हमारा किसी भी साइज का होता है। मतलब मैक्सिमम एलोकेटेड स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है लार्ज में। टीनी में 64K आपको दे देगा, उसमें आप काम करेंगे। यहाँ पर 64 + 64 दे देगा कि कोड और डेटा दोनों के लिए आप इस्तेमाल करें। बाकी मीडियम में, कॉम्पैक्ट में और लार्ज में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो अपना देख करके देगा। जब 64K आपका फुल हो जाएगा तो आगे भी बढ़ा देगा, एक्सटेंड कर देगा। तो एक्सटेंशन की बात है, लेकिन हमारा प्रोग्राम बिगिनर के लिए आप टिन्नी या स्मॉल का इस्तेमाल करेंगे। हमने स्मॉल रखा है, डेटा और कोड दोनों के लिए 64K स्पेस एलोकेट किया है। तो मॉडल स्मॉल हमने लिखा है। मॉडल डायरेक्टिव है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये मैसेज भेजेगा कि कितने स्पेस की ज़रूरत है हमें, हमको एलोकेट कीजिए उतना स्पेस ताकि हम प्रोग्राम को रन कर सकें। दूसरा लाइन है स्टैक। स्टैक हम जानते हैं स्टैक सेगमेंट 64K स्पेस लेता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में 64K तो बहुत बड़ा स्पेस है। उतने स्पेस को हम रिजर्व करके अपने मेमोरी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमें जितना स्पेस होगा 100H 200H जितना भी, ये हेक्स में हमने 100H लिखा है, इसका डेसिमल वैल्यू हो सकता है और थोड़ा बड़ा हो, तो ये करीब करीब अब कितना होगा ये तो देखने वाली बात है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि 100 अगर H है, ये हेक्स में अगर 100 है तो डेसिमल वैल्यू क्या होगा। तो डेसिमल वैल्यू ये हो जाएगा 0 × 16 टू पावर 0, 0 × 16 टू पावर 1 और 1 × 16 टू पावर 2। ये कितना होता है 256। मतलब 256 बाइट का स्पेस हम ले रहे हैं। सामान्य प्रोग्रामिंग के लिए 256 बाइट 8 बिट डेटा मैक्सिमम साइज है, हमने एलोकेट किया। ज़रूरत होगी तो हम 200H भी कर लेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हम स्टैक का स्पेस रिजर्व कर लिए। हमने मॉडल में पूरे प्रोग्राम साइज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला, स्टैक के लिए 100H का स्पेस हमने रिजर्व कर लिया। इसके बाद हमारा प्रोग्राम नंबर 3 में आता है डेटा। डेटा सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डेटा सेगमेंट डायरेक्टिव है। यहाँ पर जो भी वेरिएबल अपने प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग जब सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो इंट XYZ फ्लोट XYZ लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन किया जाएगा। डेटा टाइप पर आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे। ऐसे हम जानते हैं कि डेटा हमको जैसा चाहिए अलग अलग साइज का, उसके आधार पर यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं।
और D1, D2, D3 इस तरह से डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन करना होगा। आप हमेशा डेटा सेगमेंट में जाके डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। छोटे प्रोग्राम में डेटा सेगमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे कोड में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टिन्नी में क्या है, कोड और डेटा दोनों 64K में आ जाएंगे, तो यहाँ स्मॉल भी लिखेंगे तो टिन्नी में भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद आता है कोड सेगमेंट डायरेक्टिव। एक्चुअल प्रोग्रामिंग का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही है। आगे से हम इन सारे मॉडल पर चर्चा नहीं करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हम आपको बता रहे हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पर कोड सेगमेंट में ही हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा, लेकिन ये प्रोग्राम भी ब्लॉक में होगा। कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। ये हमारा मेन मॉड्यूल है। जैसे सी में हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में कोड सेगमेंट में हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और फिर ये मेन प्रोग्राम है, इसको हम एंड करेंगे एंड मेन से। लेकिन इस प्रोग्राम में एक ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक को हम बोलते हैं प्रोसीजर। अलग अलग प्रोसीजर में प्रोग्राम बना जा सकता है, प्रोसीजर अलग अलग हो सकते हैं। छोटे प्रोग्राम में हम सिंगल प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बड़े बड़े प्रोग्राम अगर बनाने होते हैं तो अलग अलग प्रोसीजर हम बनाते हैं। और उस प्रोसीजर का स्टार्ट देखिए, यहाँ है स्टार्ट और ये हमारा एंड। मेन प्रोसीजर, मेन एंड प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर का ब्लॉक हुआ, ये हमारा कोड ब्लॉक हो गया। तो ये कोड, मेन प्रोसीजर, मेन एंड और एंड मेन, ये आपको लिखने हैं अपने प्रोग्राम में, इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। और इसके बाद हमारा असेंबली का, यहाँ से हमारा इंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है। इंस्ट्रक्शन में देखिए अब हमने क्या किया, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना होगा कि ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रजिस्टर हैं हमारे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। खास करके डॉस बॉक्स में हम जाएंगे तो यहाँ पर जब भी आउटपुट में कुछ डेटा भेजना होगा तो आउटपुट के लिए इस डी रजिस्टर, डेटा रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डेटा आउटपुट में डिस्प्ले करना है उसको डी में भेजना जरूरी है। डी में भेजेंगे तभी वो आउटपुट में जाएगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखें कि हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, मूव DLA। एक अल्फ़ाबेट है, 8 बिट का डेटा है, 0A भी आप लिख सकते हैं अगर हेक्स में लिख रहे हैं तो इस A को हमने मूव किया है DL में। यहाँ पे इस अल्फ़ाबेट को हमने मूव किया है। मूव AH02 ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। AH02 जो है, एज में 2 एक फंक्शन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब है कि DL में जो भी रजिस्टर है उसको आउटपुट में मॉनिटर का यूज हमें करना है। और एक्यूमुलेटर में जब हम AH में मूव करते हैं 2, तो हमारा असेंबलर जो है, हमारा डॉस बॉक्स जो है, वो उस डेटा को सीधे आउटपुट में डिस्प्ले के लिए भेज देता है जो डेटा रजिस्टर में उपलब्ध है डेटा। तो हम इस A को पहले तो सीधे मूव कर दिया DL में, और AH02 एक फंक्शन कॉल है जो सीधे उस A को आउटपुट पर, माने मॉनिटर में, यहाँ आउटपुट का मतलब सीधे मॉनिटर, हम PC पर रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, तो आउटपुट में डिस्प्ले होगा। और ये है इंटरप्ट सर्विस रूटीन 21, ये लिखना जरूरी है क्योंकि फिर ये डिस्प्ले करके वापस एक्यूमुलेटर में वापस लौट आएगा। इसके बाद इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होगा क्योंकि हम यहाँ पर हम रुके नहीं रहेंगे, हम इससे बाहर जाएंगे। तो बाहर जाने के लिए फिर हमको मूव AH4C, ये आपको इंस्ट्रक्शन फिक्स है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन हमारा फिक्स है। ये सबसे लास्ट में ये एंड ऑफ प्रोग्राम बताता है और ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कंट्रोल करता है। यहाँ डिस्प्ले की ज़रूरत थी तब भी हमने इसका इस्तेमाल किया इंटरप्ट सर्विस, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिस्प्ले कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देगा डिस्प्ले के लिए। तो जहाँ भी हमको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस की ज़रूरत होगी तो इंटरप्ट 21, और प्रोग्राम को एंड करने का कोड है मूव AH4CH। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये हर प्रोग्राम के सबसे लास्ट
में ये दो इंस्ट्रक्शन तो आएंगे ही, हमारा एक्चुअल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर असेंबली कोड में लिखा जाएगा। और इस प्रोग्राम को जब आप लिख लें, टाइप कर लें, तो नाम तो पहले आप दे देंगे। जैसे मान लेते हैं ये प्रोग्राम है हमारा टेस्ट, तो test.asm एडिट करेंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ एडिट लिखना होगा, एडिट test.asm, उसके अंदर आप इसको लिखेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ असेंबली लैंग्वेज एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले डॉट मॉडल, डॉट स्टैक, डॉट डेटा और डॉट कोड, ये स्ट्रक्चर फिक्स है, इस स्ट्रक्चर में ही प्रोग्राम लिखना है। लेकिन कई बार अगर हम गलती कर दें, नए हैं, अगर मॉडल को नीचे लिख दिए, स्टैक को ऊपर लिख दिए, तो इसके लिए स्पेशल कमांड हमारा DOS-SCG अगर आप लिख देते हैं तो ये जिम्मेदारी अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हो जाती है कि इस मॉडल को ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर देंगे, प्रोसीजर में कोई भी गड़बड़ी होगी वो ठीक कर लेंगे। मतलब डॉस सेगमेंट जो है वो अलग अलग सेगमेंट को प्रॉपर वे में अरेंज करने का काम करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, अगर आपने सही से प्रोग्राम लिखा है तो डॉस सेगमेंट लिखने की ज़रूरत, DOS-SCG लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि DOS-SCG आप लिख दें। अगर कोई ऑर्डर में गड़बड़ी हो गई, मॉडल के पहले स्टैक लिख दिया, स्टैक के पहले डेटा लिख दिया, तो कोई दिक्कत ना हो, या प्रोसीजर में कोई आगे पीछे हो तो उसको मैनेज किया जा सके, ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम को कर ले, इसके लिए हम लिखेंगे DOS-SCG। तो सबसे पहले कमेंट लाइन DOS-SCG सेगमेंट सिंक्रोनाइजेशन के लिए, और प्रोग्राम हमारा डॉट मॉडल, डॉट स्टैक, डॉट डेटा, ये आपका स्मॉल, टिनी, मीडियम, कॉम्पैक्ट कुछ भी लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 100 एज को 200, 500 जितना एज रखना है रखिए। डेटा वेरिएबल अगर ज़रूरत है तो डिफाइन कर दें, और कोड में हमारा असेंबली का प्रोग्राम लिखा जाएगा। इस प्रोग्राम में अब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये दोनों लाइन फिक्स है। तो इतना तो आपको याद रखने हैं। बाकी आपका असेंबली का कोड या प्रोग्राम में यहाँ लिखा जाएगा, जो हमने सिर्फ 3 लाइन का लिखा है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आउटपुट में डिस्प्ले करना हो तो मूव एज टू ये फंक्शन कॉल करना होगा। डेटा जो भी डिस्प्ले आउटपुट में करना है उसको फाइनली हमको डी रजिस्टर में DL, DH या DX में भेजना होगा, तभी वो आउटपुट में ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो आउटपुट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये कमांड है मूव DL, मूव एज फंक्शन कॉल के लिए, इंटरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेस के लिए, और यहाँ प्रोग्राम को एंड करने के लिए, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हम आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम के सहयोग से इस इमुलेटर प्रोग्राम को मैनेज कर सकें। तो हम देखिए कि हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे आप रन करेंगे, और अपने लैपटॉप में, अपने प्रोग्राम में, अपने PC पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आशा रखते हैं कि आज ही आप इस काम को करेंगे। अगर आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे से जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इतना डिटेल में बात नहीं करें, सीधे हम कोड या डेटा सेगमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर सीधे सीधे प्रोग्राम हम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के आउटपुट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर वो प्रोग्राम इसी प्रोसीजर में लिखा जाएगा और मशीन पर रन किया जाएगा, ताकि आप इजी वे में उसको मैनेज कर सकें। लेकिन हर बार इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे सीधे असेंबली कोड में जाएंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उनके फंक्शन को देखेंगे, और तब हम काम करेंगे। ये व्यवस्था ठीक उसी तरह से है जैसे आप C लैंग्वेज में काम करते हैं, तो आप सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टिव जोड़ते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन की बात होती है, मेन फंक्शन में डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, तब एक्सप्रेशन लिखते हैं, इनपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी वही बात है कि आउटपुट ऑपरेशन के लिए आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, डेटा डिस्प्ले करने के पहले डी रजिस्टर में डालेंगे, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के इंटरप्ट 21 का इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्राम को एंड करने के लिए मूव एज 4C का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा प्रोसीजर फिक्स है। इसी प्रोसीजर के आधार पर आप प्रोग्राम बनाएंगे। आपको प्रोग्राम लिखने के लिए सिंटैक्स रूल ध्यान में रखने हैं, और मॉडल का स्पेस एलोकेशन के लिए मॉडल का इस्तेमाल आप करेंगे, तो आसानी से प्रोग्राम रन हो सकता है और आसानी से आप इसके
एक्टिविटी को, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम सीधे अब असेंबली लैंग्वेज डेटा टाइप की बात करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम शुरू कर देंगे, और ताकि हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ठीक तरह से समझ सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।